बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम इस लेक्चर में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय ओपन हार्थ प्रोसेस पढ़ रहे हैं। बिस्मर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील पढ़ लिया था, तो आज ओपन हार्थ प्रोसेस पढ़ेंगे कि ओपन हार्थ प्रोसेस में कैसे स्टील बनाई जाती है। तो सबसे पहली बात कि जो ओपन हार्थ प्रोसेस है उसमें अगर स्टील बनाना है तो हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो ओपन हार्थ प्रोसेस में जो हम स्टील बनाते हैं वो हम कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील स्क्रैप से बनाते हैं। ये हमारा चार्ज है। चार्ज हम रॉ मटेरियल को कहते हैं मेटलर्जी में, जिससे हम अपना मेन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बिस्मर प्रोसेस और ओपन हार्थ प्रोसेस के अलावा भी और भी मेथड्स हैं जिनसे कास्ट आयरन या रॉट आयरन या स्टील स्क्रैप से स्टील बनाई जा सकती है। ज़्यादातर जो ऐसे प्रोसेस हैं उनमें इलेक्ट्रिकल फर्नेस यूज़ किए जाते हैं और उनमें हम जो रॉ मटेरियल है, जो चार्ज है, वो मोस्टली रॉट आयरन यूज़ होता है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा कि सम अदर प्रोसेसेस कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रिपेयर स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टील फ्रॉम प्योर रॉट आयरन। जैसे इलेक्ट्रिकल फर्नेस प्रोसेसेस हैं कुछ, उनमें हम रॉट आयरन से स्टील ऑब्टेन करते हैं। ओपन हार्थ प्रोसेस इज द मोस्ट मॉडर्न मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड कैरीड आउट इन एन फर्नेस कॉल्ड ओपन हार्थ फर्नेस। सबसे मोस्ट मॉडर्न जो आजकल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें यूज़ होने वाला जो मेथड है वो ओपन हार्थ प्रोसेस, और इसका जो अपरेटस है उसे भी हम ओपन हार्थ फर्नेस ही कहते हैं। तो ओपन हार्थ फर्नेस को थोड़ा सा हम जो है वो पहले देख लेते हैं कि इसका अपरेटस किस तरह का है। तो देखिए, ये ओपन हार्थ प्रोसेस है जिसमें ये हमारा फर्नेस है। ये फर्नेस मैं हाइलाइट्स करता हूँ कि ये हमारा फर्नेस है जिसमें हम जो चार्ज है उसको रखते हैं। जो कास्ट आयरन है या जो स्टील स्क्रैप्स हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं। और इसकी आप अगर गौर से देखें तो इसकी लो रूफ है। ये लो रूफ है। यहाँ से नीचे से हॉट गैसेस पास की जाती हैं। वो हॉट गैसेस यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर चार्ज पे आती हैं, तो चार्ज मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर आती हैं। तो इम्प्योरिटीज़ फिर दो तरह से रिमूव होती हैं। एक तो ये जो नीचे लाइनिंग है ना, यहाँ पे लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग के साथ रिएक्शन करके इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं। या फिर जो एयर में आने वाली ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके जो इम्प्योरिटीज़ गैस बन जाएंगी वो फ्लू गैस के तौर पर यहाँ ये हॉट एयर से बाहर चली जाएंगी। हॉट गैसेस से वो गैस भी बाहर रिमूव हो जाएगी। तो ये दो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का मेथड है। या तो लाइनिंग से रिएक्शन करें या फिर वही इम्प्योरिटीज़
ऑक्सीजन से रिएक्शन करके गैस बन के रिमूव हो जाए। लाइनिंग यहाँ पे जिस मटेरियल की होगी उससे जो है वो रिएक्शन हो सकता है इम्प्योरिटीज़ का, वो हम रिएक्शन देखेंगे। रीजनरेटिव हीट प्रिंसिपल है ओपन हार्थ प्रोसेस का। रीजनरेटिव हीट प्रोसेस का रीजनरेटिव प्रिंसिपल इस तरह है कि ये जो हॉट गैसेज है ना, रीजनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ हीट इकोनॉमी, वो ये हॉट गैसेज इनको इनकी जो हम एनर्जी है वो उसे वेस्ट नहीं करते। इन्हीं हॉट गैसेस को दोबारा से हीट करके इनका रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑब्टेन करके हम वापस यहाँ से दोबारा एंटर करते हैं। तो ये एक बेसमर्स प्रोसेस जो है उस पे ओपन हार्थ प्रोसेस का एडवांटेज भी है कि यहाँ पे जो फ्यूल है वो कम लगता है और इसकी रूफ लो होने की वजह से जो हॉट गैसेस हैं उसकी ज़्यादातर जो एनर्जी है वो चार्ज को सप्लाई होता है। तो फ्यूल की प्राइस यहाँ पे काफ़ी जो है वो फ्यूल कम मिकदार में यूज़ होगी और रूफ लो होने की वजह से चार्ज जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो ये ओपन हार्थ प्रोसेस के बेसमर्स प्रोसेस पे एडवांटेजेस भी हैं। तो इस तरह से ये जो चार्ज है वो मेल्ट होकर इम्प्योरिटीज़ अलहदा हो जाएंगी और हम आखिर में जो है वो यहाँ से यहाँ ओपन हार्थ जो है यहाँ से स्टील को कलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, आपने साथ साथ मेरे ज़रा गौर से सुनते और याद करते जाएं। मोस्ट मॉडर्न method of manufacturing of steel and carried out in an open hearth furnace. Furnace has a low roof to deflect the hot gases downward to melt the charge. Charge here is the raw material from which we are obtaining steel. Open hearth process works on regenerative principle of heat economy. ये आपको बताया कि ये जो हॉट गैसेस हैं उनको हीट करके बार बार यूज़ किया जाता है यहाँ पे। ओपन हार्थ प्रोसेस में जो फर्नेस यूज़ होता है वो दो तरह का हो सकता है। तो ओपन हार्थ फर्नेस जो है उसकी यहाँ पे ये लाइनिंग होती है किसी चीज़ की, ये जो मैंने आपको शो कराई है, ये जो लाइनिंग है ये डिफरेंट होती है। कुछ फर्नेस ऐसे हैं जिनकी लाइनिंग एसिडिक होती है और कुछ फर्नेस ऐसे हैं जिनकी लाइनिंग बेसिक होती है। तो लाइनिंग की बेस पर टू टाइप्स हैं ओपन हार्थ प्रोसेस के। ओपन हार्थ में जो फर्नेस यूज़ होता है उसकी लाइनिंग की बेस पर ये जो अपरेटस है वो दो तरह का है। तो फर्स्ट है कि फर्नेस विद एसिडिक लाइनिंग, अगर ये जो लाइनिंग है नीचे ये एसिडिक हो, और दूसरा कि ये लाइनिंग बेसिक हो। फर्नेस विद एसिडिक लाइनिंग लाइक SiO2, अगर एसिडिक लाइनिंग करनी है तो हम सिलिकॉन इस लाइनिंग को SiO2 से ये सारा मटेरियल बना होता है नीचे। लाइनिंग मीन्स होता है तरतीब देना, किसी चीज़ को जो है वो किसी चीज़ पे जो है वो उसे तरतीब देना उस पर। फर्नेस विद, अच्छा ये एसिडिक लाइनिंग तब यूज़ की जाती है जब इम्प्योरिटीज़ बेसिक हों, जैसे मैंगनीज़ है, सिलिकॉन है, तो इनके ऑक्साइड्स बनेंगे और इनके ऑक्साइड्स आपको पता है कि मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर हैं। तो बेसिस को एसिड से रिएक्शन कराना आसान है, तो हम लाइनिंग को एसिडिक बनाते हैं ताकि इम्प्योरिटीज़ इजीली रिमूव।
फर्नेस विद बेसिक लाइनिंग लाइक डोलोमाइट, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये लाइनिंग तब हम यूज़ करते हैं फर्नेस में। ओपन हार्थ जो है फर्नेस है, उसकी लाइनिंग डोलोमाइट से तब हम करते हैं जब इम्प्योरिटीज़ फास्फोरस और सल्फ़र हों। ये बेसिस हैं, तो नीचे इम्प्योरिटीज़ एसिडिक हैं। एसिडिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हार्थ की जो लाइनिंग है वो बेसिक होनी चाहिए। तो जैसे फास्फोरस, और ये एमसीक्यूज़ में पूछते हैं कि फास्फोरस और सल्फ़र को रिमूव करने के लिए लाइनिंग हार्थ की वो बेसिक होनी चाहिए, और मैंगनीज़ और सिलिकॉन को रिमूव करने के लिए जो लाइनिंग है वो सिलिकॉन ऑक्साइड की यानी कि एसिडिक होनी चाहिए। प्रोसेस है मिक्सचर ऑफ कास्ट आयरन, स्क्रैप एंड स्टील एंड क्विक लाइम। क्विक लाइम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड भी हम साथ में एंटर कर रहे हैं। कास्ट आयरन, स्क्रैप एंड स्टील एंड क्विक लाइम इज चार्ज्ड इनटू द फर्नेस। ये यहाँ पे हम फर्नेस में रखते हैं और हॉट गैसेस पास करके इनको मेल्ट करते हैं, तो कुछ इम्प्योरिटीज़ गैसेस और कुछ नीचे लाइनिंग से रिएक्शन करके स्लैग बन के रिमूव होंगे। तो मिक्सचर ऑफ कास्ट आयरन, स्क्रैप एंड स्टील एंड क्विक लाइम इज चार्ज्ड इनटू फर्नेस एट अबाउट, यहाँ पे लिखना था 1600 डिग्री सेल्सियस। 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज और सल्फ़र, फास्फोरस, ये क्या है, ये इम्प्योरिटीज़ हैं जो हमने कास्ट आयरन से रिमूव करके उसे स्टील में कन्वर्ट करना है। आर बर्न्ड एंड रिमूव्ड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशंस। कार्बन ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन कहाँ से आई, ये हॉट गैसेस में मौजूद है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैस है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। सिलिकॉन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सिलिकॉन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और मैंगनीज़ ऑक्साइड में। तो ये सिलिकॉन ऑक्साइड और मैंगनीज़ ऑक्साइड ये दोनों सॉलिड हैं, ये तो नहीं रिमूव होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड फ्लू गैस के तौर पर जो यहाँ हमारे पास हॉट गैसेस हैं, यहाँ इनके साथ बाहर रिमूव हो जाएगी। अब अगर आप गौर कर रहे हो तो हमारे पास दो इम्प्योरिटीज़ अभी बाकी हैं, जो कि सिलिकॉन ऑक्साइड और मैंगनीज़ ऑक्साइड है। नीचे लिखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एस्केप्स थ्रू फ्लू गैसेस SiO2, जो इम्प्योरिटीज़ में है, जो सिलिकॉन में ये इम्प्योरिटी भी सिलिकॉन इम्प्योरिटी भी होती है कास्ट आयरन में। और अगर आप जो है वो बेसिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना चाह रहे हैं तो ये लाइनिंग भी सिलिकॉन ऑक्साइड की है। तो दो तरह के सिलिकॉन ऑक्साइड्स हैं, एक लाइनिंग और एक जो है वो इम्प्योरिटीज़ में से जो सिलिकॉन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सिलिकॉन ऑक्साइड बना है। जो कास्ट आयरन में सिलिकॉन था वो भी अब सिलिकॉन ऑक्साइड है। तो सिलिकॉन ऑक्साइड फ्रॉम इम्प्योरिटी एंड लाइनिंग ऑफ फर्नेस कंबाइन विद कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हमने ऐड किया था चार्ज के साथ, मैंगनीज़ ऑक्साइड, ये ऊपर जो मैंगनीज़ ऑक्साइड बन चुका है, एंड आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड तो हमने ऐड नहीं किया, ये कहाँ से आ गया, ये कास्ट आयरन जो आपने चार्ज के तौर पर ऐड किया है वो ऑक्सीडाइज हो के आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। तो सिलिकेट देखिए कैल्शियम ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करेगा, मैंगनीज़ ऑक्साइड के साथ भी और आयरन ऑक्साइड के साथ भी, और इन्हें इनके सिलिकेट्स में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो इनके सिलिकेट्स हैं ये स्लैग हैं, और स्लैग जो है वो यहाँ जो मोल्टन हमारे पास यहाँ ऊपर आ जाएगी मोल्टन मेटल के ऊपर, और हम जब हैमर करेंगे मेटल को तो वो मेटल से अलहदा हो जाएगी।
तो ये तो थी कि अगर इम्प्योरिटीज़ हमारे पास मैंगनीज़ है या सिलिकॉन है, मैंगनीज़ या सिलिकॉन अगर इम्प्योरिटीज़ हैं तो ये प्रोसेस है। अब अगर स्टील में फास्फोरस और सल्फ़र इम्प्योरिटीज़ के तौर पर मौजूद हों, सम टाइम हम ऐसे भी करते हैं कि ये जो लाइनिंग है ना, हाफ लाइनिंग हम एसिडिक, हाफ लाइनिंग ना हम यहाँ पर एसिडिक कर देते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड से, और हाफ लाइनिंग को बेस डोलोमाइट लाइनिंग कर देते हैं यहाँ पे, तो ताकि दोनों तरह की इम्प्योरिटीज़, एसिडिक भी और बेसिक इम्प्योरिटीज़ दोनों रिमूव हो जाएं। तो देखिए, अगर इम्प्योरिटीज़ जो है वो हमारे पास फास्फोरस और सल्फ़र हों तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर Fe2O3 हेमीटाइट में कन्वर्ट होता है, FeO में आयरन ऑक्साइड में भी कन्वर्ट होता है, और आयरन ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर आयरन हेमीटाइट Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये फास्फोरस को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा और सल्फ़र को सल्फ़र ऑक्साइड में। अब ये कहाँ से आए? ये हमारा जो हमने कास्ट आयरन ऐड किया उसकी ऑक्सीडेशन से ये हेमीटाइट बन रहा है, और वो फास्फोरस और सल्फ़र को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब ये फास्फोरस ऑक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड, जो लाइनिंग की कैल्शियम ऑक्साइड है, जो यहाँ पर हमने लाइनिंग की हुई है कैल्शियम ऑक्साइड की ना, यहाँ पे डोलोमाइट की, तो वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिल के ये बना देते हैं कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम सल्फाइड, सल्फेट नहीं सल्फाइड। और ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम जो सल्फाइड है ये भी स्लैग हैं, ये भी ऊपर मेटल के यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ के तौर पर कलेक्ट होंगे, और आखिर में मेटल को हैमर करके हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो सैंपल इज़ टेकन आउट एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द स्टील इज़ डिटरमाइंड रेगुलरली। When it is reduced to 0.1%, the calculated weight of ferromanganese is added into metal. स्टील में आयरन, मैंगनीज़ और कार्बन की कैलकुलेटेड अमाउंट हम ऐड करते हैं। मैंगनीज़ जो है वो डीसल्फाइड्स करता है, सल्फ़र्स को अपने साथ मिला के सल्फ़र की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम ऐड करते हैं। और जो कार्बन है वो कार्बन कंटेंट को इंक्रीज़ करने के लिए स्टील में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन के रिमूव हो गई है, तो जो कार्बन है उसकी कंटेंट हमने अगर इंक्रीज़ करनी है तो फिर आयरन भी ऐड करते हैं, और ये कार्बन भी ऐड करते हैं कार्बन कंटेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। तो आयरन जो है वो तो पहले ही हमारे पास कास्ट आयरन है, स्टील का मेजर पोर्शन है ही आयरन। तो चार्ज इज़ अलाउड टू रन इनटू मोल्ड्स, तो उनको फोल्ड करके बड़े बड़े रूलर्स की फॉर्म में मोल्ड्स किया जाता है। सॉलिडिफाइड टू इंगोट्स प्योर मेटल्स को कहते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज़ कम हो। इट टेक्स 10 आवर्स, ये तकरीबन इसमें 10 घंटे लग जाते हैं। तो मैं अगर 1 मिनट में रिवाइज़ करूं तो ये बेटे आपके पास जो प्रोसेस था सारा, इसमें कार्बन, सिलिकॉन और मैंगनीज़ इम्प्योरिटीज़ के तौर पर ऑक्सीडाइज्ड हो गए और फिर मिलकर स्लैग बनकर कुछ रिमूव हुए, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनकर रिमूव हुआ। और इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड के गैस के रिमूव होने के बाद रिमूव हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो बाकी फास्फोरस और सल्फ़र जो है वो हेमीटाइट के साथ मिलकर फास्फोरस ऑक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो लाइनिंग से रिएक्शन करके कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि स्लैग है। और वो स्लैग मेटल की सरफेस पे, मोल्टन मेटल की सरफेस पे आ जाता है, और आखिर में मेटल को हैमर्ड करके जब करते हैं हैमर्ड, तो ये जो स्लैग है
ये ऊपर से फिर हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। तो इसके बाद क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स पढ़ रहे हैं हम। तो 8 आखिर में बता रहा है कि ये साल्ट्स हैं, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, ये हमेशा साल्ट्स ही होते हैं। साल्ट्स आर मेड अप ऑफ एसिड एंड बेस। इसका मतलब है कि कहीं एसिड और बेस को मिला के ये बनाए गए होंगे क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स। तो क्रोमेट इज़ अ साल्ट ऑफ क्रोमिक एसिड एंड डाइक्रोमेट इज़ साल्ट ऑफ डाइक्रोमिक एसिड। दो एसिड्स में बेस ऐड करें, क्रोमिक एसिड में आप ऐड करें या फिर डाइक्रोमिक एसिड में अगर बेस ऐड करें तो वो साल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमिक एसिड के साल्ट को हम क्रोमेट कहते हैं और डाइक्रोमिक एसिड के साल्ट को हम डाइक्रोमेट कहते हैं। तो देखिए H2CrO4 है, क्रोमियम के एसिड है। तो अगर यहाँ से दोनों हाइड्रोजन आइंस चले जाएं, एसिड है हाइड्रोजन आइन डोनेट करेगा तो मेटल आ जाएगा, यहाँ पे मेटल के एटम्स आ जाएंगे, तो उस मेटल के ये क्रोमेट्स बन जाएंगे। अगर यहाँ पर सोडियम आ जाए दो तो सोडियम क्रोमेट, दो पोटाशियम आ जाए तो पोटाशियम क्रोमेट। और वो मेटल कहाँ से आते हैं? वो बेस से। बेस आप कोई भी ले सकते हैं, आप NaOH ले सकते हैं, आप KOH ले सकते हैं। तो ये जो मेटल्स है ना, सोडियम और पोटाशियम, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पर सोडियम आ जाए तो फिर वो बन जाएगा सोडियम साल्ट, सोडियम डाइक्रोमेट। और पोटाशियम आ जाए तो पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम क्रोमेट और डाइक्रोमेट का जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्रोमेट है, क्रोमेट आयन की बात कर रहे हैं अब हम। क्रोमेट आयन है CrO4-2, दोनों हाइड्रोजन चले जाएं यहाँ से तो CrO4-2 हो जाएगा ये। और यहाँ से दो हाइड्रोजन अगर एसिड डोनेट करे तो ये डाइक्रोमेट आयन बन जाएगा Cr2O7, बोथ हैव -2 चार्ज। तो आप देखिए इनमें क्रोमियम ट्रांजिशन मेटल है। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d5 और 4s1 है। तो क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 जो है वो 3d में है और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4s में है। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है वो +6 है। तो देखें कि क्रोमियम जो है वो 6 बॉन्ड्स बना रहे हैं यहाँ पे। ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल। तो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर क्रोमियम पे जो चार्ज है वो भी +6 है। ये हमारे पास क्रोमिक एसिड है H2CrO4, ये एक क्रोमिक एसिड है। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से चले जाएँ, कोई मेटल आ जाए तो वो क्रोमिक एसिड का साल्ट बन जाएगा, मेटल क्रोमेट बन जाएगा। तो ये दूसरा क्रोमिक एसिड बनाया मैंने। अब अगर दो क्रोमिक एसिड के मॉलिक्यूल इकट्ठे हों और वाटर रिमूव हो, एक क्रोमिक एसिड से OH और एक से H रिमूव हो जाए यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन दरमियान में आ जाएगा दो क्रोमियम के। ये यहाँ पे दो क्रोमियम के दरमियान ये ऑक्सीजन। तो देखिए कि बाकी कुछ नहीं हुआ, ये क्रोमियम है, इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये दूसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये इसके OH भी अटैच है साथ में, और दो क्रोमियम के दरमियान ये ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूँ, ये ऑक्सीजन आ गया दो क्रोमियम्स के दरमियान, और फिर ये क्रोमियम इसका डबल बॉन्ड और एक OH है। तो ये जो हमारे पास बन गया है इसे हम कहते हैं डाइक्रोमिक एसिड। डाइक्रोमिक एसिड। अब अगर ये हाइड्रोजन आइन चले जाए यहाँ से, अगर ये हाइड्रोजन चला जाए और ये हाइड्रोजन यहाँ पे एसिड के तौर पर एक्ट करके हाइड्रोजन डोनेट करे, तो दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो डाइक्रोमेट आइन।
और अगर इसी ऑक्सीजन के साथ आकर मेटल जुड़ जाए तो वो फिर उस मेटल के क्रोमेट्स डाइक्रोमेट्स कहलाएंगे। तो ये क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स का स्ट्रक्चर, क्रोमिक एसिड का स्ट्रक्चर, डाइक्रोमिक एसिड का स्ट्रक्चर, सोडियम क्रोमेट का स्ट्रक्चर, सोडियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम क्रोमेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो जैसे अगर हमने अब साल्ट बनाना है तो ये क्रोमिक एसिड है और ये डाइक्रोमिक एसिड है। तो हमने KOH के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ से H और OH पानी बनाएंगे। 2H आयन प्रोवाइड करता है तो 2OH आयन 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, ये 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से जो 2OH हैं वो वाटर बनाएंगे और बाकी जो है वो पोटाशियम और डाइक्रोमेट आयन आपस में मिलकर पोटाशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे और यहाँ पर पोटाशियम क्रोमेट बन जाएगा। ओके जी। बोथ एसिड्स exist only in aqueous solution and when attempts are made to isolate them from solution they decompose immediately into chromic anhydride। ये एसिड है हमारे पास क्रोमिक एसिड, या फिर चाहे ये डाइक्रोमिक एसिड हो, तो जब तक ये वाटर में है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इनको हाइड्रेटेड रखते हैं, सराउंडेड रखते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये वाटर में जो है वो स्टेबल हैं। जैसे ही पानी से बाहर निकालते हैं तो एक क्रोमिक एसिड का OH और एक ही क्रोमिक एसिड का बल्कि OH और H मिलकर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और वो क्रोमिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि है CrO3। इसी तरह से अगर आप ये डाइक्रोमिक एसिड में देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम वही होगा कि एक जो है वो यहाँ से OH और इधर से जो है वो H रिमूव हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे भी ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा। बल्कि यहाँ से तो OH रिमूव हो गया ना, तो यहाँ से जो H रिमूव होगा ना तो इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा। और फिर जब H और OH के जाने से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो फिर जो चेंजेस आएंगी वो मैं येलो से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन गया, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ख़त्म हो गया, तो फिर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अगेन देखिए हमारे पास 2 क्रोमिक एनहाइड्राइड्स बन जाएंगे। तो ये मैं सारा कुछ यहाँ फिर रिमूव कर दूँ ताकि ओहो ये तो सारा रिमूव हो रहा है। चलें, ये मैंने बता दिया आपको। चलें जी, आपको समझ आ गई होगी कि अगर वाटर से बाहर निकालेंगे तो क्रोमिक एसिड हो चाहे डाइक्रोमिक एसिड हो वो क्रोमिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। बट देयर साल्ट्स आर क्वाइट स्टेबल। एसिड्स तो वाटर में स्टेबल नहीं है लेकिन इनके साल्ट्स वो स्टेबल हैं। प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम क्रोमेट, पोटाशियम क्रोमेट को यानी कि हमने बनाना है K2CrO4। Chromates of alkali metals, potassium is alkali metal, are soluble in water and can be obtained by oxidizing trivalent chromium compound. Trivalent chromium compounds mean के compounds of chromium in which chromium have +3 oxidation state। ऑक्सीजन पे -4 चार्ज है, यहाँ पे एक पे -2, तो 2 हैं तो -4, और इधर पोटाशियम पे +1 चार्ज है तो इट मीन्स कि क्रोमियम पे +3 चार्ज है। बाय ऑक्सीडाइजिंग ट्राईवैलेंट क्रोमियम कंपाउंड, अगर इसकी ऑक्सीडेशन करनी है तो फिर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ब्रोमीन Br2 ऐड किया है जो कि वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
जो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो देखिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, जो कि यहाँ पर पोटाशियम की तादाद इंक्रीज़ करनी है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स। तो इसलिए KOH का ऐड करना भी ज़रूरी है। तो देखिए फिर हमारे पास जो पोटाशियम्स हैं यहाँ से वो ब्रोमीन के साथ मिलकर KBr बना रहे हैं, और साथ में पोटाशियम डाइक्रोमेट बन रहा है और वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो अगर आप गौर करें, यहाँ पे ब्रोमीन पे जो चार्ज है वो ज़ीरो है, और यहाँ पे जो ब्रोमीन पे चार्ज है वो -1। तो इट मीन्स कि ब्रोमीन रिड्यूस हो चुका है, वो खुद की रिडक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जो अपनी रिडक्शन करे वो साथ वाले की ऑक्सीडेशन करेगा। तो यही हम कह रहे थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कीजिए आप। तो आप क्रोमियम पे चार्ज देख लीजिए, यहाँ पर +3 है और इधर 8 ऑक्सीजन -8 ऑक्सीजन पे चार्ज है, और +2 यहाँ पे पोटाशियम पे है। तो क्रोमियम पे चार्ज +6 है। तो +3 से अगर आप +6 की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स कि इट इज़ ऑक्सीडेशन। इट मीन्स कि एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, तो वो पोटाशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। सेकंड मेथड है कि, और ये रिएक्शन आपने लिख के प्रैक्टिस करके इस तरह से याद करने हैं। क्रोमेट्स कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग। फ्यूजिंग का मतलब होता है कि आप किसी दो चीज़ों को मिक्स करके उनको मेल्ट करने से पहले तक हीट करते रहें। मेल्ट होने से पहले जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं कि ये फ्यूज़ हो रहे हैं। आपने फ्यूज़ करना है Cr2O3 को और विद एन अल्कली इन द प्रेजेंस ऑफ, ये प्रोसेस नहीं, यहाँ पर प्रेजेंस आएगा, प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडेंट। अगेन हमें जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, जैसे पोटाशियम क्लोरेट है। तो देखिए भाई, हमने Cr2O3 लिया है और अल्कली KOH हमने उसमें ऐड किया है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KClO3 ऐड किया है। तो ये मिलकर जो है वो पोटाशियम यहाँ से और Cr2O3 यहाँ से मिलकर ये बना रहे हैं आपस में ये K2CrO4, पोटाशियम डाइक्रोमेट बना रहे हैं, KCl बन रहा है और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो क्रोमियम पे चार्ज है वो एक क्रोमियम पे चार्ज यहाँ पर +3 है, और यहाँ पे जाकर चार्ज देखें तो वो +6 है। तो अगेन प्रोडक्ट में +6 चार्ज है। इट मीन्स कि क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है कि कोई जो है वो हमें ऐसा कंपाउंड ऐड करना है जो ऑक्सीडेशन कर सके। और अगर आप यहाँ पे देखें, क्लोरीन पे चार्ज +5 है, 3 ऑक्सीजन पे -6 चार्ज है, एक +1, और क्लोरीन पे +5, और यहाँ पे चार्ज क्लोरीन पे -1 है। तो +5 से -1 की तरफ आना, इट इज़ रिडक्शन, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्लोरीन की रिडक्शन हुई और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन हुई, और पोटाशियम डाइक्रोमेट बन गया। क्रोमेट्स आर यूजली, थर्ड मेथड है क्रोमेट्स की प्रिपरेशन का, कि यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल क्रोमाइट FeO और Cr2O3। अगर आप इसे हीट करें विद पोटाशियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द रिजल्टिंग फ्यूज्ड मैस मीन के मेल्ट होने से पहले जो मैस ऑब्टेन होगा, कंटेन पोटाशियम क्रोमेट विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड विद मेटल।
विद वाटर। तो चलें हम रिएक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ऊपर अगर आपने देखा हो तो हमने लिखा होता FeOCr2O3, ये हमारे पास क्रोमाइट है, तो आयरन क्रोमाइट है। अगर हम इसे इकट्ठे लिखें तो एक आयरन और ये ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाए तो ये O4 हो जाएगा, तो FeCr2O4 प्लस हम इसमें जो है वो पोटाशियम कार्बोनेट ऐड कर रहे हैं। ये सॉरी यहाँ पर कार्बोनेट आएगा, यहाँ पे हमने लिखना है पोटाशियम क्रोमेट, बल्कि पोटाशियम कार्बोनेट, इसको रेज कर देते हैं। K2CO3 आ जाएगा, पोटाशियम कार्बोनेट। तो देखिए हमने क्रोमाइट को हीट किया है पोटाशियम कार्बोनेट के साथ, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो पोटाशियम, ये पोटाशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से पोटाशियम ऐड हुए और ये मिलकर क्रोमेट और पोटाशियम आयंस मिलकर पोटाशियम क्रोमेट बना रहे हैं। Fe2O3 बन रहा है साथ में और 8 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं। अब ये रिएक्शन लिखेंगे तभी आपको याद होंगे, 2-3 दफ़ा लिख के उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो अगेन जो है वो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है कि, और यहाँ देखें तो क्रोमियम ऑक्सीजन पे -8 चार्ज है और एक आयरन पे यहाँ पे चार्ज +2 है, तो बाकी इस क्रोमियम पे चार्ज +3 है। 2 क्रोमियम में तो +6 होगा, +2 +8 चार्ज होगा, तो ऑक्सीजन पे -8। और यहाँ पे क्रोमियम पे अगर आप चार्ज देखें तो -8 और +2 ये है, तो +6 चार्ज है यहाँ पे क्रोमियम पे। तो +3 से +6 मीन्स के ऑक्सीडेशन हुई है, लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कराने वाले यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन है। तो ये 3 मेथड्स हैं, इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे आप तभी आपको रिएक्शन आ जाएंगे। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये सारा कुछ। प्रॉपर्टीज़ क्रोमेट्स आर, अब हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन मेटल्स जहाँ पे वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं उनके क्रोमेट्स आर येलो इन कलर। जैसे लेड क्रोमेट है तो इसको येलो क्राउन भी कहते हैं, और किसी ऑयल का कलर येलो करने के लिए येलो ऑयल कलर के तौर पर भी यूज़ करते हैं। तो क्रोमेट्स के जितने कंपाउंड्स हैं वो येलो इन कलर हैं। अगर आप टेस्ट ट्यूब में किसी क्रोमेट को देखेंगे तो वो आपको इस तरह से येलो कलर का नज़र आएगा, सारा येलो कलर का। तो इसके अलावा जो पोटाशियम क्रोमेट है और पोटाशियम डाई क्रोमेट है, शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन क्रोमेट आयंस एंड डाई क्रोमेट आयंस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। पानी में आप चाहे क्रोमिक एसिड या उसका कोई साल्ट जैसे पोटाशियम क्रोमेट या फिर पोटाशियम डाई क्रोमेट ऐड करें, क्रोमेट आयन और डाई क्रोमेट आयंस बनेंगे और उनके दरमियान इक्विलिब्रियम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़रा गौर से समझ लीजिए। देखें हमने पोटाशियम क्रोमेट वाटर में डिज़ोल्व किया है, ये साल्ट पोटाशियम क्रोमेट है, इसे पानी में ऐड किया तो यहाँ से जो है वो 2 पोटाशियम आयंस भी बनेंगे, क्रोमेट आयंस बन गए और साथ में 2 पोटाशियम आयंस बन गए। अब ये जो
ये दो क्रोमेट आयंस जो हैं, यहाँ पे दो क्रोमेट आयन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो वाटर से जो दो हाइड्रोजन आयन हैं वो एक्सेप्ट करके एक हाइड्रोजन आयन यहाँ पे क्रोमेट आयन के लगेगा, दूसरे क्रोमेट आयन के भी हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा। तो नीचे जो ऑक्सीजन है उस पे वैसे ही नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये मैंने उनके आयन्स बनाए हाइड्रोजन उनके साथ अटैच करके। तो हमें पता है कि जब जो क्रोमेट आयन्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज़ होते हैं तो फिर वहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो H और OH यहाँ से रिमूव होगा और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ इन बिटवीन आ जाएगा। तो दो क्रोमेट आयंस ने वाटर रिमूव करके क्रोमियम ने दोनों ऑक्सीजन्स के साथ बॉन्ड बना लिए, तो ऑक्सीजन दरमियान में आ गया, तो ये डाइक्रोमेट आयंस बन गए। तो देखिए हमने तो ऐड किए थे क्रोमेट आयंस इन द फॉर्म ऑफ पोटाशियम क्रोमेट्स, तो आखिर में जो है वो डाइक्रोमेट आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्रोमेट आयंस और डाइक्रोमेट आयंस के दरमियान इक्विलिब्रियम है। क्रोमेट आयंस को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होने के लिए हाइड्रोजन आयंस चाहिए। तो देखिए ये हाइड्रोजन आयंस जब तक नहीं होंगे, यहाँ पर अटैच नहीं होगा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये OH और H आपस में मिलके वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं अगर यहाँ से रिमूव कर सकते तो फिर दो क्रोमियम के दरमियान ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो ये नहीं बन सकता। तो इसलिए क्रोमेट आयंस में हाइड्रोजन आयंस ऐड करने पड़ेंगे जो कि वाटर के हाइड्रोजन आयंस हैं, तो वो बन जाता है डाइक्रोमेट आयन। तो डाइक्रोमेट आयंस में अगर आप वाटर ऐड कर देंगे तो वो अगेन डाइक्रोमेट आयंस क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो ये नीचे लिखा हुआ है कि जो क्रोमेट आयंस हैं और डाइक्रोमेट आयंस हैं ये इक्विलिब्रियम में हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनका इक्वल है। तो जो डाइक्रोमेट आयंस हैं इनका कलर ऑरेंज कलर है और जो क्रोमेट आयंस हैं इनका येलो कलर है। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल है। ली चैटलियर प्रिंसिपल को रिकॉल कीजिए आप कि अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसी तरह से आप अगर रिएक्टेंट में कुछ ऐड करेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब चलें, मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा है उसको ज़रा सोचिए कि आपको उसका आंसर आता है कि व्हाट हैपन इफ़ हाइड्रोजन आयंस आर एडेड। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन आयन ऐड कर रहा है तो इस रिएक्शन में क्या होगा, कलर चेंज क्या आएगा, ऑरेंज कलर डोमिनेट करेगा या येलो कलर। हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज़ कर रहे हैं एसिड ऐड करके, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट वाली साइड पे शिफ्ट होगा। रिएक्शन मिक्सचर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक कम करने के लिए फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। तो न्यू इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट में डाइक्रोमेट आयंस हैं जो कि ऑरेंज कलर के हैं, तो ऑरेंज कलर डोमिनेट करेगा। तो मैं यहाँ पर नीचे लिख दूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि भाई अगर आप हाइड्रोजन आयंस ऐड करेंगे तो फिर Cr2O7-2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी और साथ में जो कलर है वो ऑरेंज कलर आएगा, ये डोमिनेट करेगा। तो चलें बताइए अब कि व्हाट हैपन इफ़ OH आयंस आर एडेड। यहाँ पर OH आयन ऐड किए जाएँ तो फिर क्या होगा। OH आयंस ऐड करोगे तो बेटे OH आयंस जाकर मिलेंगे H आयन से और साथ में बनाएंगे वाटर। तो OH आयंस ने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम कर दी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जैसे कम होगी तो आप रिएक्टेंट को रिमूव कर रहे हैं तो
रिएक्टेंट दोबारा बनाने के लिए प्रोडक्ट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे तो क्रोमेट आयंस की डाई क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इधर क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जो येलो कलर के तो येलो कलर डोमिनेट करेगा। तो एक तो हम कहेंगे कि CrO4 -2 क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी और साथ में जो है वो येलो कलर डोमिनेट करेगा, येलो कलर डोमिनेट करेगा। अब MCQs याद रखिएगा बेटे, अगर एसिडिक इन्वायरमेंट हो मतलब हाइड्रोजन आयंस ऐड किए जाएँ बाहर से, तो जो इक्विलिब्रियम है उस पर डाइक्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और अगर बेसिक इन्वायरमेंट है तो फिर क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। चलें एक बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि जो Cr2O7-2 है और CrO4 -2 है, इसमें से कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? सोचिए ज़रा बेटा, इनमें से कौन आपके ख्याल में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करके अपने रिडक्शन मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी इनमें से किसकी ज़्यादा है? तो अगर आप देखें कि क्रोमेट आयंस में जो चार्ज है क्रोमियम पे, तो Cr2O7-2 और CrO4-2 में और क्रोमियम पे चार्ज दोनों में +6 है। तो किसके पास ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा है वो ज़्यादा वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये आसानी से ऑक्सीजन डोनेट करता है, किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन आसानी से Cr2O7 कर सकता है एज़ कम्पेयर टू CrO4-2 के। डाइक्रोमेट आयन ज़्यादा एफिशिएंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो देखिए वो किन कंडीशंस पर डोमिनेट कर रहे हैं, ऊपर बताया है आपको कि H आयन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो तो जो डाइक्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्रोमेट आयंस, और डाइक्रोमेट आयंस ही गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो इसलिए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि जब भी आप K2Cr2O7 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं तो सल्फेट आयंस साथ में ऐड करते हैं। एसिडिक इन्वायरमेंट में ये ऑक्सीडेशन करता है, बेसिक में नहीं करता। तो आप देखिए कि हम जो है वो इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई वही अभी आपको बताया बेटे कि आपने जो है वो यहाँ से शुरू करना है कि ये डाइक्रोमेट आयंस हैं। तो डाइक्रोमेट आयंस जो है वो वाटर के साथ मिलके आपने उनका पोटाशियम डाइक्रोमेट को वाटर में डिज़ोल्व किया है, तो पोटाशियम अलहदा हो गया और ये डाइक्रोमेट आयंस वाटर के साथ रिएक्ट करके दोबारा जो है वो क्रोमेट आयंस, और तो क्रोमेट आयंस यहाँ पे देखिए पोटाशियम डाइक्रोमेट ऐड किया तो डाइक्रोमेट आयंस बने, और वो डाइक्रोमेट आयंस वाटर के साथ रिएक्शन करके क्रोमेट आयन और H आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है रिएक्शन। तो इस इक्विलिब्रियम में जितना आप H आयन ज़्यादा ऐड करेंगे तो उतना जो है वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो जितनी डाइक्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन डोनेट करने की। तो वो और इसके अगर आप OH आयन ऐड करते हैं ना बेसिक इन्वायरमेंट में, देखिए तो बेसिक इन्वायरमेंट में अभी हमने कहा था कि OH आयंस की तादाद ज़्यादा हो तो फिर क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो ये OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और ये पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो Cr2O7 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसलिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोटाशियम क्रोमेट को जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है।
तो इसमें जितनी प्रिपरेशन के रिएक्शन है बेटे वो लर्निंग बेस हैं ज़्यादातर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बस आप देख सकते हैं दोनों तरफ, और आपको इक्वेशंस लिख के उनको बैलेंस करके याद रखना पड़ेगा। कम से कम 2 इक्वेशंस आपको जो है वो आनी चाहिए प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम क्रोमेट की ना, वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इस तरह से ये इक्विलिब्रियम जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि क्रोमिक एसिड और डाइक्रोमिक एसिड, क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन कैसे इक्विलिब्रियम में होते हैं, और एसिड और बेस के ऐड करने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और कलर चेंज क्या ऑब्ज़र्व होता है। और जो पोटाशियम क्रोमेट है ये वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक इन्वायरमेंट वाई, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और ये जितना हमने पढ़ा है ना क्रोमेट आइंस का, इस तरह से जो कलर है ना लेड क्रोमेट का, हमने भी पढ़ा था कि पीछे येलो कलर होता है लेड क्रोमेट का, तो वो आपसे MCQs में पूछते हैं। ये लेड क्रोमेट, येलो क्राउन भी कहते हैं इसको, तो सम टाइम MCQs में पूछते हैं कि येलो क्राउन का फार्मूला क्या है, तो लेड क्रोमेट है। तो लेड क्रोमेट का कलर क्या है, येलो है, तो येलो ऑयल कलर भी इसकी वजह से होता है। तो ये MCQs में पूछ सकते हैं, और प्रिपरेशन के कोई से 2 रिएक्शंस वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और जो ऊपर हमने ओपन हार्थ प्रोसेस पढ़ा है ना, ओपन हार्थ प्रोसेस वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो अपना ख्याल रखिए, आप लोग इसको देखें, और कोई कन्फ्यूजन हो तो वो हमें बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज़।